हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। तो यहाँ पे टनलिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो electrons of kinetic energy 10 electron volt are incident on the left hand side of a one dimensional potential energy barrier of height 12 electron volt and variable barrier width. Then probability of tunneling of electron from left to right is directly proportional to the energy difference. Next option is inversely proportional to the energy difference. Third option C, that is directly proportional to width of the potential barrier, and fourth option is एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बैरियर विड्थ। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी हैं, पोटेंशियल बैरियर का क्वेश्चन है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास दो चीजें बता रखी है, इंसिडेंट एनर्जी बता रखी है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी चीज बता रखी है कि बैरियर की हाइट कितनी है। या हमें सिर्फ यही दो चीजें चाहिए होती हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पोटेंशियल बैरियर आपको पता लग गया और आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पता लग गई। अब हमें पता चल गया कि इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज लेसर एज कंपेयर टू द बैरियर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास एक बैरियर है जिसको एक पार्टिकल ने क्रॉस करके जाना है। हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है, तो एनर्जी लेस देन दी पोटेंशियल बैरियर हाइट। ये वाला केस यहाँ पे आ जाएगा। सो पार्टिकल यहाँ से सीधा क्रॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके सामने दीवार है। तो क्लासिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल है बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स टनलिंग इफेक्ट को जन्म देती है। तो टनलिंग हो सकती है। तो न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलता है, वो इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल की एनर्जी कम भी हो तो भी वो हायर बैरियर को क्रॉस करके नेक्स्ट साइड में जा सकता है। अब पूछा गया है कि उसकी जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो प्रोबेबिलिटी जो आती है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी आती है, उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगी या उसको डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, कैसे करेगी, वो वाला क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो थोड़ी सी नॉलेज आपको यहाँ पे ऑलरेडी होनी चाहिए कि उसका वेव फंक्शन कैसे बिहेव करता है। अगर वेव फंक्शन कैसे बिहेव करता है वो पता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता होता है बेटा यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की बात हो रही है तो वहां पे जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने की बात करेंगे तो वहां पे इंसिडेंट वेव रहेगी, रिफ्लेक्टेड वेव रहेगी। इंसिडेंट वेव जब रिफ्लेक्टेड वेव के साथ सुपर इम्पोज करेगी तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा बनते हैं। तो वही हम आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि रिजल्टेंट आपके पास क्या बनेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जब इंसिडेंट वेव जो है रिफ्लेक्टेड वेव के साथ सुपर इम्पोज करेगी। जीरो नहीं दिखाएगी। जीरो इसलिए नहीं दिखाएगी बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा एज कम्पेयर टू इंसिडेंट वेव। तो मैक्सिमम मिनिमा जीरो के साथ मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड के साथ नहीं आएंगे। ठीक है जी, वो चीज माइंड में रखिएगा। और दूसरे हमें जो पूछा गया है कि हमारे पास जब वो टनल करेगा तो जो हमारे पास जिस बैरियर के थ्रू टनल करेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्सपोनेंशियल डिके करेगी या कुछ और होगा। तो एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियली ही डिके करती है। अगर अगर आपने गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डिके पढ़ी हो तो आपको ये चीज डायरेक्टली पता होगी। न्यूक्लियर फिजिक्स में गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डिके पढ़ाया जाता है बेटा, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है उसकी जो एनर्जी होती है वो 4 MeV से ज्यादा नहीं होती है, जो बैरियर होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल को टनलिंग इफेक्ट के थ्रू ही बाहर निकल सकता है न्यूक्लियस के अंदर से। तो अल्फा डिके जो होता है वो टनलिंग इफेक्ट ही है। तो अगर आपने इसको ये देखना हो तो सीधा सीधी बात कर लेते हैं कि जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन के हम तीन तीन रीजन बना लेते हैं, रीजन वन नंबर वन, रीजन नंबर टू एंड रीजन नंबर थ्री। जो सेकंड रीजन है वो पोटेंशियल बैरियर के अंदर रहेगा और जो फर्स्ट एंड थर्ड रीजन रहेंगे वो आउटसाइड रहेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रहेगी। ठीक है जी। और सेकंड रीजन के करस्पॉन्डिंग वी नॉट रहेगा, वही हमने चेक करना होता है। अगर वेव फंक्शन का स्केयर कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जब आप निकालोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे। हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको सीधा सीधा हम यूज कर रहे हैं। So, however, even without calculating the constant, one can see that wave function performs an oscillatory behavior in the region 1 and 3। यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने कि फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन में हमारे पास जो ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे, लेकिन जो सेकंड रीजन है उसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल बिहेवियर दिखाएगा। तो इसकी यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है जिसमें एक्सपोनेंशियल डिके दिखाया गया है वही आपकी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट होता है वही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आएगी, इट इज नॉन जीरो।
क्लासिकली ये जीरो होनी चाहिए थी, बिकॉज बैरियर हाइट ज्यादा है, आपके पार्टिकल की एनर्जी कम है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये पॉसिबल होता है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर, दैट इज 2k l के कॉरेस्पॉन्डिंग k प्राइम यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल सा फैक्टर है जो हमने अभी हम यहाँ पे लिखा हुआ है जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है फॉर द रीजन नंबर 2। ये सेकंड रीजन का है, या फर्स्ट एंड थर्ड रीजन का है, तो ये चीज माइंड में रखिए। तो ये k प्राइम ही हो जाता है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फैक्टर, जितनी ज्यादा विड्थ होती जाएगी उतना ही थर्ड रीजन में आपके पास डिके ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड का, तो ये वाला डिके जो है वो कम होता ज्यादा होता जाएगा अगर आपके बैरियर की विड्थ ज्यादा होती जाएगी, तो वो चीज भी आप टेक केयर कर सकते हैं। तो आपको कई बार नेट के एग्जाम में या गेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पिक्टोरियली ज्यादा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज ई रेज़ पावर माइनस 2k l, इसको हम ई रेज़ पावर माइनस जी का फैक्टर भी बोल सकते हैं बेटा। सीधे सीधे अगर बात करें गैमो थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपके पास निकल के आता है। एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज फार लेसर एज कम्पेयर टू वन, मतलब वन इन 1 मिलियन चांस होता है कि पार्टिकल बाहर निकल पाएगा। तो दी फैक्टर इन इज वेरी लार्ज बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल। ये तो सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देगी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द बैरियर विड्थ। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाती है बेटा। ठीक है जी। तो इसमें काफी सारी डिटेल्ड क्वेश्चनिंग हो जाती है, अगर बैरियर हाइट कम है, बैरियर हाइट ज्यादा, तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आते रहेंगे क्वेश्चनिंग होती रहेगी, हम उसको एड्रेस करते रहेंगे। अगर पोटेंशियल स्टेप है वो अलग से हैंडल होता है, रेक्टेंगुलर बैरियर है वो अलग से हैंडल होता है, पोटेंशियल बैरियर है वो अलग से हैंडल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है उनको आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चनिंग होती जाएगी हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।